हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव पोषण तंत्र के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव पोषण तंत्र। तो आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा मानव पोषण तंत्र। और मानव पोषण तंत्र में जो है कुल पोषक तत्वों की बात की जाए तो कुल पोषक तत्व तत्व 7 आते हैं। तो मानव पोषण तंत्र सिस्टम उसमें पोषक तत्वों की संख्या कुल कितनी है? 7। तो इन 7 पोषक तत्वों की बात करें तो कौन कौन से हैं ये 7 पोषक तत्व? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं इसको। दूसरा वसा यानी लिपिड आता है, इसमें लिपिड्स बोल सकते हैं इसको। इसके बाद अगर बात की जाए तो प्रोटीन के साथ खनिज लवण यानी मिनरल एंड सॉल्ट, विटामिन्स, रेशा यानी फाइबर्स और जल यानी वाटर। तो पोषक तत्वों की बात की जाए तो ये कुल कितने हैं? 7। तो पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा खनिज लवण यानी मिनरल्स एंड सॉल्ट, पांचवा विटामिन, छठवां रेशा और सातवां जल। अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड हैं यानी वसा, तो वसा यानी जो भी हम चिकनी चीज़ें खाते हैं वो लिपिड्स है। कार्बोहाइड्रेट यानी जो मीठी चीज़ें खाते हैं जो स्वाद में मीठी लगती है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये दोनों इनका काम अगर देखा जाए तो मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करना ये इनका मुख्य कार्य है। प्रोटीन का अगर कार्य देखा जाए तो मानव शरीर की मरम्मत एवं संरचना का निर्माण। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मानव शरीर की मरम्मत एवं संरचना का निर्माण। तो ये प्रोटीन का काम हो गया। इसके साथ विटामिन्स और खनिज लवण, तो अगर इनकी कमी हो जाए मानव शरीर में तो इससे मानव रोग ग्रसित हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कमी से मानव शरीर में रोग हो जाते हैं। इसके बाद रेशा, तो रेशा इसका काम क्या है? फाइबर्स का। तो ये हमें मुख्य रूप से फल वगैरह और हरी सब्जियों से मिलता है ये रेशा। तो इसका काम है आहार नाल की सफाई यानी जो हमारा फूड पाइप है जिससे हम खाना खाते हैं, आहार नाल, उसको ये साफ कर देता है। इसके बाद जल यानी वाटर का काम देखा जाए तो ये शरीर से जो अशुद्धियाँ होती हैं, गंदगी जो होती है उसको बाहर निकालता है। तो शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो हम इसमें लिखेंगे शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। इसी के साथ जल का एक और काम देखें तो जल का एक और काम शरीर के ताप को नियंत्रित रखना, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना ये भी इसका एक कार्य है। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का काम भी इसका है। अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है अगर इसमें देखा जाए तो मानव शरीर में जो मानव शरीर बना हुआ है उसमें कितना प्रतिशत योगदान है? तो मानव शरीर में के निर्माण में योगदान, तो मानव शरीर के निर्माण में योगदान की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का योगदान है 1%। तो पेपर में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का मानव शरीर के निर्माण में कितना योगदान है, तो 1% है। वसा यानी लिपिड्स का अगर देखा जाए
तो 3 से 4% योगदान जो है वसा का है। इसके बाद प्रोटीन का योगदान देखा जाए तो प्रोटीन जो है 14 से 16% योगदान मानव शरीर को बनाने में प्रोटीन का है। इसी के साथ जल को देखा जाए तो 65 से लेके 80% तक जो है जल का योगदान है, और रिमेनिंग जो बचा उसमें खनिज लवण, विटामिन्स और रेशा वगैरह शामिल हो जाते हैं। यानी क्योंकि ये जो है हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इस वजह से ये जो है अदर जो बचा हुआ है उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो मुख्य रूप से हमें याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का 1% योगदान है, वसा का 3 से 4%, प्रोटीन का 14 से 16% और जल का सबसे ज़्यादा योगदान जो है मानव शरीर के निर्माण में होता है। अब बात की जाए कि ये जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। तो इसमें जो है मुख्य तत्व अगर देखे जाएं तो मानव शरीर के निर्माण में मुख्य तत्व, मानव शरीर के निर्माण में मुख्य तत्वों की बात की जाए, कौन कौन से मेजर एलिमेंट हैं जिनसे इंसान का जो है शरीर बना हुआ है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन की भूमिका है 65%। इसी के साथ दूसरे नंबर पे देखा जाए तो कार्बन की भूमिका है 18.50%। हाइड्रोजन की भूमिका 9.50% और नाइट्रोजन की भूमिका 3% है। तो मुख्य रूप से पेपर में ये पूछा जाता है और हमें याद रखना है कि मानव शरीर के निर्माण में जो है मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, या मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नोट पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं। पेड़ पौधों में, अगर पेड़ पौधों में पूछा जाए तो पेड़ पौधों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, तो वो कौन सा है, कार्बन है। तो पेड़ पौधों की अगर बात की जाए कि पेड़ पौधों में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो कौन सा है, कार्बन है। और इंसान की अगर पूछी जाए मानव शरीर की संरचना में, तो वो कौन सा है, वो है ऑक्सीजन। कितना है, 65%। अब जो हमने पोषक तत्व हमने पढ़े हैं, तो पोषक तत्व हमने अभी जाने के पोषक तत्व हैं कितने। तो पोषक पदार्थ जो अभी हमने पढ़े थे, इनकी संख्या हमने देखी थी, कुल कितनी थी, 7। अब पोषक तत्व में जो है 2 प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पोषक तत्वों को। एक तो जो है कार्बनिक पोषक तत्व यानी ऑर्गेनिक, और दूसरा इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पोषक तत्व। तो कार्बनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन होगा, और अकार्बनिक जिनमें कार्बन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कार्बन नहीं होता। तो जिसमें कार्बन नहीं है वो अकार्बनिक है, और जिसमें कार्बन होता है वो कार्बनिक है। तो यहाँ लिख देते हैं कार्बन उपस्थित होता है। तो अब इसमें अगर देखा जाए पोषक तत्वों की संख्या कुल 7, जिसमें हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो अब कार्बनिक की अगर बात की जाए तो कार्बनिक में जो है कौन कौन से आएंगे, तो उसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट यानी इसमें कार्बन पाया जाता है, इस वजह से ये कार्बनिक पोषक तत्व है। दूसरा जो है वसा यानी फैट इसको बोल सकते हैं। तीसरा प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स इसमें आएंगे। इसी के साथ रेशा और विटामिन्स, ये सभी जो है
कार्बनिक पोषक तत्व हैं। तो कार्बनिक अगर पेपर में पूछा जाए कार्बनिक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो कुल संख्या इनकी कितनी है 5, 1 2 3 4 5, तो कुल कितनी संख्या है 5 है कार्बनिक पोषक तत्वों की। अगर पूछा जाए अकार्बनिक पोषक तत्व कितने हैं, तो इनकी कुल संख्या है 2, एक तो हो गया जल और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है खनिज लवण यानी मिनरल्स, खनिज लवण। जैसे मैंने बोला पोटेशियम, तो पोटेशियम को कैसे लिखेंगे के से, सल्फर एस से लिखेंगे, कैल्शियम सी ए। तो यहाँ पे कोई कार्बन नहीं आ रहा है इसमें, तो इस वजह से ये कैसे, मतलब खनिज लवण क्या है अकार्बनिक और जल भी क्या है अकार्बनिक है, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है ये। तो जल क्या है यौगिक, और किसका यौगिक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यानी इसमें भी कार्बन नहीं है, तो यानी ये भी अकार्बनिक पोषक तत्व हुआ। तो कुल पोषक पदार्थ या कुल पोषक तत्व पूछे जाएं संख्या 7 है, अगर कार्बनिक पोषक तत्व पूछे जाएं संख्या 5 है, अकार्बनिक पोषक तत्व पूछे जाएं संख्या कितनी है 2 है। अब इनको हमने इस प्रकार से डिवाइड कर लिया। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आज हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये हमने जाना पोषक तत्वों के बारे में, पोषक तत्वों में से एक जो पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की पहले तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में लिख लेता हूँ, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की प्रकृति की बात की जाए, नेचर कैसा है इसकी, प्रकृति कैसी है, तो ये जो है अगर बात की जाए तो इसकी प्रकृति यानी स्वाद में ये होता है मीठा और रंगहीन है ये। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और रंगहीन होते हैं। क्वेश्चन आता है मानव शरीर में ईंधन के रूप में काम करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट है। तो मानव शरीर में, यहाँ पे लिखेंगे मानव शरीर में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में काम करने वाला पदार्थ है। तो पेपर में पूछा जाए कि मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है, तो ऑप्शन मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो इन सब में तो सही आंसर क्या है आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ईंधन के रूप में काम करता है। अब कार्बोहाइड्रेट की जो है संरचना कैसी होती है इसको एक बार समझेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की संरचना, कार्बोहाइड्रेट की संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट की संरचना तो कुछ इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की संरचना होती है। मैं यहाँ पे एक बार बना लेता हूँ, फिर आपको जो है इसमें मैं समझाऊंगा। अब जैसे ये मैंने बनाया है कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें कार्बन के अणु होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और एक और अभी हमें बनाना है। तो ये हो गया CH2OH। तो इस प्रकार से ये जो है कार्बन की संरचना बनाई है मैंने। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो पूछेगा कि कार्बन की जो संरचना होती है उसमें कार्बन अणु की संख्या, कार्बन के परमाणु कितने होते हैं, तो कार्बन के परमाणु, तो आप देखिए इसमें तो कार्बन के परमाणु कितने हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन के परमाणु कितने हैं जो है, तो 6 हैं कार्बन के परमाणु। तो आंसर इसका 6, यानी क्वेश्चन आएगा कि कार्बोहाइड्रेट की संरचना में कार्बन के परमाणु कितने हैं, तो 6 होते हैं। अब यहाँ पे जो OH दिखाई दे रहा है, तो OH
तो ये है हाइड्रोक्सिल समूह, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 बार लिखा है। तो पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट की संरचना में हाइड्रोक्सिल समूह कितने हैं, तो यहाँ लिखूंगा हाइड्रोक्सिल समूह। तो हाइड्रोक्सिल समूह या ग्रुप बोल दो, तो कुल कितने हैं, 5। इसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है CH2OH, इनको बोला जाता है एल्डिहाइड। तो ये किसका सूत्र लिखा हुआ है, तो CH2OH जो है ये क्या है, एल्डिहाइड समूह। तो एल्डिहाइड समूह की संख्या कितनी है, 1। तो एल्डिहाइड समूह। तो यानी हमें ये पता चला कि कार्बोहाइड्रेट की संरचना में कार्बन के परमाणु 6 होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह 5 होते हैं और एल्डिहाइड समूह भी जुड़ा होता है। अब यहाँ पे देखें कि जितने भी बॉन्ड लगे हैं यानी बंध लगे हैं, बॉन्ड यानी बंध, ये लाइन जो दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये इसके बीच में बंध यानी बॉन्ड। तो पेपर में पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट की संरचना में जो बंध होता है वो कैसा बंध होता है, तो मुख्य रूप से एकल बंध पाया जाता है। कौन सा है, एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड तो मुख्य रूप से सिंगल बॉन्ड है सभी में, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड जो है पाया जाता है। अब एकल बंध में जो है पूछेगा इस बंध का नाम क्या होता है, तो जो ये बॉन्ड लगा हुआ है ये, तो इसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कार्बोहाइड्रेट की संरचना में जो बंध पाया जाता है उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है कार्बोहाइड्रेट की संरचना में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र यहाँ पे हम देखने वाले हैं, पेपर में बहुत पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। तो इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का सूत्र इससे हम निकालेंगे। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसी से जो है हम कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला निकालेंगे। अब यहाँ पे एक बात और समझ लें, कार्बोहाइड्रेट जो है किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किसका जो है संगठक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं और स्वाद में मीठी लगती हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अब इनका अनुपात पूछा जाएगा, तो हम यहाँ इसको काटें 6 से, तो 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 6, यानी 6 जो है एक बार कट गया, हाइड्रोजन पे ये 2 बार कटेगा और ये 1 बार। तो अगर हम बात करें जो है कार्बोहाइड्रेट में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं, तो ये 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। और पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में किस तत्व की भूमिका नहीं है, जैसे ऑप्शन दे दे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो किसकी नहीं है, नाइट्रोजन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को बनाने में मुख्यतः भूमिका किसकी है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये मिलकर बनता है। अनुपात क्या है, 1:2:1। तो एक तरीके से इनका अनुपात फिक्स है, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट एक क्या है, यौगिक। क्या है कार्बोहाइड्रेट, एक यौगिक है, यानी मिश्रण नहीं है, ये एक कंपाउंड है। तो ये भी याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट एक जो है कंपाउंड है। अब इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं, तो यहाँ से हमने इसको बनाया, तो CH2O का होल n, यहाँ पे n मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं n की जगह 6 रखूँगा तो एक ऐसे भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2nOn। अगर मैं यहाँ पे n की जगह कितना रखता हूँ, अगर n की जगह जो है 6 रखता हूँ, तो क्या निकल के आ जाएगा, जैसे मैं इसमें 6 रखता हूँ, फिर से
N की जगह, तो वापस कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, ग्लूकोज का आ जाएगा। जैसे आप रख के देखें C6H12O6। तो इस प्रकार हमें पता चला कि जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है, CH2O का होल N, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं CnH2nOn। तो ये जो है दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट के सूत्र या फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ पे मैंने 6 की N की जगह 6 ही क्यों रखा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में जो भूमिका होती है वो कार्बन 6 की होती है, कार्बन 6 की भूमिका होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात की जाए तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को 2 भागों में मैं डिवाइड करूंगा। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार तो एक तो मैं जो है प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो एक तो कृत्रिम जो है प्रकार, कृत्रिम में जो है अगर देखा जाए तो कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल होता है सैकरीन। तो सैकरीन जो है आर्टिफिशियल शर्करा है, और ये जो है उन लोगों के लिए बनाई जाती है जिनको डायबिटीज़ होती है, क्योंकि उनको जो है मीठा खाने से दिक्कत हो सकती है, समस्या और बढ़ सकती है। तो ये आर्टिफिशियल है, यानी ये स्वाद में मीठी होती है लेकिन वास्तविक रूप से इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो सैकरीन कैसी कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, कृत्रिम शर्करा है, और ये जो है फ्रक्टोज से, जो फ्रक्टोज हमारी जो प्राकृतिक शर्करा होती है जो नेचर से मिलती है, तो फ्रक्टोज प्राकृतिक शर्करा से 235 गुना अधिक मिठास वाली होती है, अधिक मिठास। तो सैकरीन जो है याद रखेंगे कि कृत्रिम शर्करा है, और ये जो है फ्रक्टोज कैसी शर्करा है, प्राकृतिक, यानी फ्रक्टोज फल वगैरह में मिलती है, तो प्रकृति से मिल रही है, तो इस वजह से प्राकृतिक बोल रहे हैं। तो सैकरीन जो है प्राकृतिक शर्करा से 235 गुना अधिक मिठास वाली होती है। और दूसरा मैं यहाँ पे इसको जो है प्राकृतिक शर्करा में डिवाइड कर रहा हूँ। तो प्राकृतिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, तो प्राकृतिक शर्करा में जो है एक तो मैं इसको डिवाइड करूँगा सरल, और दूसरा जो है जटिल। तो जटिल शर्कराएं और सरल शर्कराएं, यानी हम इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। तो जटिल और सरल शर्कराएं। अब सरल शर्करा में अगर देखा जाए तो सरल शर्करा में जो है इसमें जो है मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। तो इसके 2 भाग हैं, मोनोसैकेराइड और दूसरा जो है डाइसैकेराइड। और यहाँ पे आएगा पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड जो है पेपर में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का कैसा प्रकार है, तो जटिल यानी कॉम्प्लेक्स है, और ये कैसा है, सरल। जटिल का मतलब हुआ कि जिसको अगर हम खा भी लेंगे, जिसका सेवन भी कर लेंगे तो हमें बहुत देर में ऊर्जा मिलेगी। और सरल का मतलब है जैसे ही हम इसको खाएंगे तो मुंह में रखते ही तुरंत ये जो है घुल जाएगा और एनर्जी देने लगेगा। तो पहले समझते हैं कि मोनोसैकेराइड में जो है कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट या कौन कौन सी शर्कराएं आती हैं। तो मोनोसैकेराइड में जो है ग्लूकोज शामिल है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज के साथ अगर बात की जाए तो फ्रक्टोज इसी का भाग है, और गैलेक्टोज। तो मोनोसैकेराइड के भाग ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। जैसे पेपर में देगा कि गैलेक्टोज कौन सी शर्करा है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो आपको नाम याद रखना है कि मोनोसैकेराइड कौन कौन सी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड की बात की जाए तो डाइसैकेराइड में जो है आते हैं, डाइसैकेराइड में माल्टोज के बाद जो है सुक्रोज, और सुक्रोज के बाद जो है लैक्टोज। तो
तो ये जो है डाइसैकेराइड में आते हैं। और पॉलीसैकेराइड की बात की जाए तो पॉलीसैकेराइड में जो है ग्लाइकोजन, इसी के साथ स्टार्च, जिसको हिंदी में मंड भी बोलते हैं, स्टार्च के साथ सेल्यूलोज, काइटिन, पैक्टिन और लिग्निन, ये सब जो है पॉलीसैकेराइड जो है शर्कराएं हैं। अब मोनोसैकेराइड का मतलब है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु हो, जिसमें ग्लूकोज का कितने अणु हो, एक अणु। डाई का मतलब दो, जिसमें ग्लूकोज के कितने अणु हों, दो अणु हों। और जटिल यानी पॉली का मतलब है जिसमें ग्लूकोज के 10 प्लस यानी 10 से ज़्यादा और हजारों तक जो है अणु हो सकते हैं, तो 10 प्लस अणु हों, डाइसैकेराइड कहलाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो ग्लूकोज जो है पूछेगा कि ग्लूकोज शर्करा जो है कहाँ पाई जाती है, तो याद रखेंगे ये रक्त में। ये कहाँ पाई जाती है, रक्त में यानी ब्लड में। इसके बाद फ्रक्टोज शर्करा, तो फ्रक्टोज मिलती है फल और शहद में, तो फल प्लस शहद में जो है फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। गैलेक्टोज शर्करा की बात की जाए तो डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी सामग्री जैसे पनीर है, इन सब में जो है ये मिलेगी, तो डेयरी सामग्री में गैलेक्टोज मिलता है। माल्टोज की बात की जाए तो माल्टोज डाई शर्करा है और ये अंकुरित बीजों में मिलता है। इसी के साथ सुक्रोज की बात की जाए तो गन्ने के रस में, तो गन्ने के रस में ये मिलता है। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, तो दूध में, और माँ के दूध में जो है सर्वाधिक मात्रा में, माँ के दूध में सर्वाधिक मात्रा में जो है ये पाया जाता है। सुक्रोज का एक नाम और याद रखना है, सुक्रोज को जो है टेबल शुगर भी कहा जाता है। टेबल शुगर पेपर में बहुत पूछा जाता है कि टेबल शुगर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है। अब पॉलीसैकेराइड पे आ जाएं तो पॉलीसैकेराइड की अगर बात की जाए तो पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोजन जो है ये मिलता है यकृत यानी मानव के लीवर में स्टोर रहता है। जब कोई इंसान ज़्यादा जो है मीठी चीज़ें खाता है तो उसकी जो शरीर में ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर हो जाता है, और जब उसके शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर उसको ऊर्जा देता है। स्टार्च या मंड की बात की जाए तो स्टार्च और मंड में जो है ये पाए जाते हैं, स्टार्च और मंड ये चावल, गेहूं, आलू, इन सब में जो है स्टार्च या मंड पाया जाता है। और ये भी याद रखना है कि जो कैप्सूल का कवर होता है, ऊपर की लेयर जो होती है कैप्सूल का कवर वो भी किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। सेल्यूलोज की बात की जाए तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। काइटिन, पैक्टिन, लिग्निन ये भी पेड़ पौधों में। काइटिन जो है कवक की कोशिका भित्ति जो है इसी की बनी होती है। अब सेल्यूलोज को अगर देखा जाए तो ये जो है प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड शर्करा है। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि माल्टोज कैसे बना, सुक्रोज कैसे बना और लैक्टोज कैसे बना। तो इनका फॉर्मेशन जरा देखते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब दो अणु ग्लूकोज के मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा माल्टोज। तो माल्टोज का निर्माण आपको याद होना चाहिए कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बनता है माल्टोज, और माल्टोज कैसा है, डाइसैकेराइड। इसी के साथ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, के मिलने से
फ्रक्टोज के मिलने से बनता है सुक्रोज, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज के मिलने से बनता है लैक्टोज। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बनाते हैं सुक्रोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर बनाते हैं लैक्टोज। और आपको पता है सुक्रोज को क्या बोलते हैं? टेबल शुगर। क्या बोला जाता है? टेबल शुगर जो है इसको बोला जाता है। माल्टोज अंकुरित बीजों में मिलता है, सुक्रोज जो है गन्ने के रस में, और लैक्टोज दूध में, और सबसे ज़्यादा माँ के दूध में ये मिलता है। अब जो है महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आ जाएं, तो यहाँ पे नोट पॉइंट हम देखेंगे। तो नोट पॉइंट जो है क्या हमें याद रखने हैं और इसके बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट को बनाने में, तो पहला नोट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में C3 से C7 तक के कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बन परमाणु, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बन परमाणु C6 है। जैसा कि आपको पता ही है, जैसे अगर हम देखें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो यहाँ पे कार्बन परमाणु कौन सा है? C6। तो इसी प्रकार जो है सर्वाधिक C6। इसके बाद कार्बन 5 यानी पेंटोज की अगर बात की जाए तो पेंटोज शर्करा इसको बोलते हैं, पेंटोज शर्करा, क्योंकि C5 है इस वजह से पेंटोज शर्करा। और इसका मुख्य कार्य होता है तो DNA और RNA के निर्माण में, DNA और RNA के निर्माण में। तो पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि DNA और RNA के निर्माण में कौन सी जो है शर्करा यूज होती है? पेंटोज शर्करा। कौन सा इसमें कार्बन परमाणु है? C5 जो है इसमें होता है। चौथा नोट पॉइंट कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से जो है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 5th पॉइंट में लिखेंगे सबसे जल्दी ऊर्जा मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट्स से ही प्राप्त होती है। तो जो है बहुत पेपरों में पूछा जाता है कि मानव शरीर को सबसे जल्दी ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो बसा लगाना है आपको, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो बसा लगाना है, और सबसे जल्दी पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट है। अब बात की जाए कि कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन, इसका कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पे पाचन होता है? तो जैसे आपने देखा होगा, आपने कोई टॉफ़ी ली, गुड़ लिया या कोई भी चीनी ली, मीठी चीज़ ली, तो आप जैसे ही मुंह में रखेंगे तुरंत घुल जाएगी, तो यानी वो पचना शुरू हो जाती है, डाइजेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन अगर देखा जाए तो एक सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो जाती है? इसकी मुख, यानी मुंह में पचना शुरू हो जाता है। तो मुख में पचता है, ये इसका पाचन होता है। इसी के साथ छोटी आंत में जो है इसका पाचन होता है, छोटी आंत में इसका पाचन होता है। और जो अग्नाशयी रस है, अग्नाशयी रस में जो है अगर देखा जाए तो अग्नाशयी रस भी इसका पाचन करता है, इसका पाचन करता है। तो मुख में इसका पाचन होता है, छोटी आंत में, और जो अग्नाशय से जो रस निकलता है उससे भी जो है इसका पाचन हो जाता है। और इसका पाचन नहीं होता तो कहाँ पे नहीं होता? तो ग्रास नली, यानी जो गला है, ग्रास नली में नहीं होता है इसका पाचन। इसी के साथ पेट के अंदर भी, सबसे महत्वपूर्ण बात, पेट के अंदर यानी जो है आमाशय,
और अग्नाशय जो है बोलते हैं। तो आमाशय यानी पेट के अंदर जो है इसका पाचन नहीं होता, अग्नाशय बोलते हैं पेनक्रियाज को, है ना, और आमाशय पेट। तो आमाशय के अंदर इसका यानी पेट के अंदर पाचन नहीं होता और ना ही गले के अंदर पाचन होता है। और बात की जाए तो बड़ी आंत में भी जो है इसका पाचन नहीं होता। तो बड़ी आंत, तो इसमें एक और लिख सकते हैं आप बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में भी जो इसका पाचन नहीं होता। अब जो है ये आपको बताया ही था मैंने कि माँ के दूध में सर्वाधिक जो है लैक्टोज होती है। और जो है भारतीय खाने में अगर बात की जाए तो भारतीय खाने में सर्वाधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। तो ये भी हमें याद रखना है कि भारतीय खाने में लगभग जो है 70 से 80% जो है भारतीय खाने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसी के साथ जो है पॉलीसैकेराइड शर्करा जो है वो रिजर्व फ्यूल होती है। पॉलीसैकेराइड शर्करा जो है रिजर्व फ्यूल का काम करती है, रिजर्व फ्यूल का काम करती है यानी भंडारित जो है फ्यूल है, वो ईंधन है, उसका काम करती है। जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज हमारे जब ब्लड में जो है रक्त में रहता है, ये ग्लूकोज आपको पता है, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कहाँ पे रहता है, तो मुख्य रूप से यकृत और अन्य की अगर बात की जाए तो मांसपेशियों में भी ये पाया जाता है, मांसपेशियों में भी पाया जाता है। तो जब ग्लूकोज जो है रक्त में ज़्यादा बढ़ जाता है तो अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन जब निकलेगा तो ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में बदल देगा और लीवर में वो स्टोर हो जाएगा। और जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगेगी तो वो क्या करेगा कि एक दूसरा हार्मोन्स निकलेगा अग्नाशय से, उसका नाम है ग्लूकेगान। तो ग्लूकेगान एक हार्मोन्स निकलेगा और वो ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा, ग्लूकोज में, और हमें ऊर्जा मिलने लगेगी। तो यानी जब ग्लूकोज की मात्रा रक्त के अंदर बढ़ जाती है तो इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, कहाँ से, अग्नाशय से, और वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। तो ग्लाइकोजन क्या है, तो एक जटिल रूप है किसका, ग्लूकोज का ही, जो कहाँ पे भंडारित रहता है, यकृत और मांसपेशियों में। और जब मानव शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी तो यही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकेगान हार्मोन्स, ये भी अग्नाशय से जाएगा और ग्लाइकोजन से बोलेगा कि भैया चलो तुम्हारी ज़रूरत है शरीर को, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, ग्लूकोज में, और ऊर्जा प्रदान करेगा। तो अगर ऊर्जा का देखा जाए तो ऊर्जा किससे प्रदान होगी, तो ये ऊर्जा देगा, ना कि ये तो जो है स्टोरेज हो गया इसका, कि जब ज़रूरत पड़ेगी जब ये आ जाएगा। तो इन दोनों हार्मोन्स के भी नाम याद रखने, इंसुलिन और ग्लूकेगान, और कहाँ से निकलते हैं, तो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से ये निकलते हैं। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण और तत्वों को देखा जाए तो और कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं उन महत्वपूर्ण तत्वों को। जैसे रुधिर में अगर ग्लूकोज की मात्रा देखी जाए तो अब तक जो है जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए थे उसके आगे, तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा की बात की जाए तो ये होती है 70 से 140 मिलीग्राम पर 100 ml, यानी 100 ml में 170 से 140 मिलीग्राम जो है ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए ब्लड में, तब तो इंसान यानी उसको डायबिटीज नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें कि डायबिटीज कब मानेंगे कि डायबिटीज हो गई है, कि जब ये मात्रा जो है अधिक बढ़ जाएगी। तो डायबिटीज यानी हम कार्बोहाइड्रेट, इसको ऐसे लिखते हैं, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित रोग।
तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित रोग कौन कौन से हैं, डिसीज कौन कौन सी हैं, तो पहला तो हम यही लिख लेते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ जो है इसको मधुमेह भी बोलते हैं, मधुमेह। तो डायबिटीज कब हो जाता है, तो जब रक्त में, तो लिखेंगे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ जाएगी, तो कारण क्या है, तो एक तो यही कि इंसान जो है अधिक जो है कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहा है, तो अधिक सेवन कर रहा है, और अधिक सेवन कर रहा है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि दूसरा जो इंसुलिन हार्मोन्स है, इंसुलिन हार्मोन्स कम निकल रहा है। तो इंसुलिन हार्मोन्स जब कम निकलता है तो ये ज़्यादा जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता, तो इंसुलिन का कम निकलना ये भी इसका एक मुख्य कारण है। तो ये जो है डायबिटीज़ हो गया। इसके बाद एक और रोग की बात की जाए तो ग्लाइसीमिया। तो इस रोग में क्या होगा कि रक्त में क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में, तो रक्त में जो शर्करा होती है यानी मिठास होती है, शर्करा की मात्रा में कमी। और जब रक्त में शर्करा की यानी मिठास की मात्रा कम हो जाएगी तो व्यक्ति को कैसा लगेगा, तो इसमें व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि उसमें ऊर्जा नहीं है, यानी ऊर्जा नहीं है, थकावट टाइप की उसको फील होने लगेगी। तो हाइपोग्लाइसीमिया में याद रखना कि रक्त में जो है शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, कम, और व्यक्ति को थकान महसूस होती है। एक और है हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया की अगर बात की जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया जो है रक्त में शर्करा की मात्रा यानी मीठापन जो है बढ़ जाएगा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, और शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो एक प्रकार से ये भी जो है क्या है, डायबिटीज़ है, ये भी क्या है, डायबिटीज़। तो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना, और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है रक्त में शर्करा की मात्रा का कम होना। हम यहाँ पे जो है एक चीज़ को और समझते हैं, शुगर टेस्ट। तो यहाँ पे शुगर टेस्ट को और समझें कि शुगर टेस्ट कब और कैसे होता है। शुगर टेस्ट, तो जब कोई इंसान शुगर टेस्ट कराता है तो ब्लड से ये चेक होता है, ब्लड के माध्यम से इसको चेक करते हैं। तो एक तो डॉक्टर आपसे पूछेगा कि क्या आप खाना खा के आए हो, और ये पूछेगा कि नहीं खाया या खा लिया है। तो अगर खाना खा लिया है तो खाना खाने से पहले, तो खाना खाने से पहले एक तो हम ऐसे लिखेंगे, और दूसरा लिखेंगे खाना खाने के बाद, तो दो तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया। एक खाना खाने के बाद कितना आना चाहिए, और खाना खाने से पहले। तो अगर खाना खाने से पहले की बात की जाए यानी खाना नहीं खाया है, तो वो आएगा 70 से लेके 100 मिलीग्राम पर 100 ml, यानी 100 ml ब्लड में जो है 70 से लेके 100 मिलीग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होगा, क्योंकि खाना नहीं खाया है तो इस वजह से कम आया है। और जब इंसान खाना खा लेगा तो खाना खाने के 2 घंटे बाद लगभग जो है कितना आएगा ये, तो 110 से 140 मिलीग्राम पर 100 ml। तो खाना खाने के बाद इसकी मात्रा इतनी आएगी और खाना खाने से पहले इतनी आएगी। तो ऐसे करके डॉक्टर पता लगाता है। तो जब भी आप टेस्ट कराने जाएंगे तो डॉक्टर यही पूछेगा कि खाना खा के आए हो या खाना अभी आपने नहीं खाया है, क्योंकि उसी के आधार पे ये पता लगता है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और क्या वीडियो में आपको नया मिला, कुछ न्यू मिला हो तो उस पर आप कमेंट कीजिए, या जो है और भी कुछ टॉपिक आपको पढ़ना हो, समझना हो तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।